हमारा जो गरीब तबका है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत खुश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीबों के हित में काम कर रही है। हम बच्चों को जूते फ्री देते हैं, कपड़े फ्री देते हैं, बैग फ्री देते हैं, हम बच्चों को किताबें फ्री देते हैं। हर साल आपदा से बहुत नुकसान हो जाता है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 80 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे पूरे प्रदेश में स्कूलों में हुआ है और लगभग 22 करोड़ का नुकसान हमारे हॉस्पिटलों के लिए हुआ है। तो शिक्षा के लिए तो हमने 20 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। वैसे हॉस्पिटलों में भी कई जगह हमारे रास्ते टूट गए हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने पैसा जारी कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में या दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है, स्टाफ की कमी देखी जाती है। उत्तराखंड राज्य में हमने भरपूर मात्रा में डॉक्टरों की नियुक्ति की है, एएनएम की है, फार्मासिस्टों की है, हम लोगों ने सीएचओ की है। सांकरी में भी डॉक्टर आ गया है, आपका त्यूने में भी डॉक्टर चले गए हैं, आपके उत्तरकाशी का जो हमारे दोनों धाम है वहाँ भी डॉक्टर चले गए हैं। 3 या 4 महीने में हमारे राज्य में डॉक्टरों की कोई भी कमी अब नहीं रही। आयुष्मान योजना की बात करें तो एक मील का पत्थर साबित हुई है पूरे देश में और देश के कई राज्यों में लोगों ने इसका लाभ उठाया है। क्या पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है? कि अभी तक 16 लाख से ज़्यादा लोगों का हम निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। लगभग 60 लाख लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं। हमने सरकारी हॉस्पिटलों में भी इलाज देते हैं लोगों को, प्राइवेट में भी इलाज देते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जैसे आपने बात करी तो कई बार कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान कार्ड देख के ही मरीज को सुविधा देने में थोड़ी सी आनाकानी करती है। इन पर किस तरह से नकेल कसी जा रही है? पहले तो आयुष्मान कार्ड के लिए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। तो असर की अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे, तो इन रिपोर्ट्स को आप किस तरह से देखते हैं? आज से 4 साल पहले उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में 27 और 28वें स्थान पे था। आज हमारा उत्तराखंड राज्य जो है 16वें स्थान पे आ गया है। अब टीचर्स की भी कमी नहीं है। हम लोग 1400 LT के टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। हम लोग 825 लेक्चरर्स की नियुक्ति करने जा रहे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि अगर वो बच्चा घर पे है और स्कूल न जाता हो। क्या सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? हर जगह हम स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, ई लाइब्रेरी बना रहे हैं, हर स्कूल को कंप्यूटर दे रहे हैं, हर स्कूल को फर्नीचर हम लोग दे रहे हैं, हर स्कूल को टीचर हम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं दिवेश बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता, ये तीनों विभाग किसी भी राज्य की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं और इन्हीं 3 विभागों से किसी भी राज्य का विकास मापा जा सकता है। और इन 3 विभागों का दायित्व निभाने वाले मंत्री धन सिंह रावत आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर शुक्रिया समय देने के लिए। इन्हीं 3 विभागों से कुछ संबंधित सवाल पूछने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका ध्यान आपदा की ओर केंद्रित करना चाहूंगा। जिस तरह से बरसात के मौसम में उत्तराखंड में आपदा ने पूरे राज्य को झकझोर दिया, जगह जगह सड़कें और पुल टूट गए। स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से बहाल की जा रही हैं इन क्षेत्रों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों का जो चैनल है बहुत अच्छा काम कर रहा है और समसामयिक विषयों पे आप कई मुद्दों को जो है जनता के बीच में उठाने का भी काम करते हैं। जहाँ तक आपदा की बात है तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में हर साल आपदा से बहुत नुकसान हो जाता है और इस साल तुलनात्मक जो है नुकसान ज़्यादा हुआ है। हमारा आकलन यह है पूरे प्रदेश का कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ तात्कालिक नुकसान हुआ है और कुछ दीर्घकालिक नुकसान हुआ है और इस आपदा के कारण हमारे बीच से कई लोग भी हमको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन सरकार का चाहे जिला प्रशासन हो चाहे पूरी सरकार हो, हम आपदा की घड़ी में हमेशा लोगों के बीच आपने देखा होगा कि रहते हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी इस आपदा की घड़ी में उत्तराखंड के राज्य में आए, आपदा पीड़ितों से उन्होंने बात की और 1200 करोड़ रुपए जो है हमको दिए हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य और शिक्षा का सवाल है तो लगभग 80 करोड़ रुपए का नुकसान हमारे पूरे प्रदेश में स्कूलों में हुआ है और लगभग 22 करोड़ का नुकसान हमारे हॉस्पिटलों के लिए हुआ है। तो शिक्षा के लिए तो हमने 20 करोड़ रुपए जारी कर दिया है कि जहाँ भी आपदा से नुकसान हुआ है तो हमने 20 करोड़ रुपए पहली बार जारी किया है ताकि उन स्कूलों की मरम्मत समय पे हो जाए। वहाँ के अगर शौचालय कहीं टूट गए तो शौचालय बन जाएं, कहीं पर अगर स्कूल की दीवार टूट गई तो स्कूल की दीवार बन जाए। वैसे हॉस्पिटलों में भी कई जगह हमारे रास्ते टूट गए हैं, कई जगह बिल्डिंग पे क्रैक्स आ गई है।
उसके लिए भी हम लोगों ने पैसा जारी कर दिया है। लेकिन अब यह है कि बहुत जल्दी काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और अब धीरे धीरे मौसम भी ठीक हो रहा है और कई जगह तो ऐसे भी हमारे 5 हॉस्पिटल की उनको पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा, वो जगह पूरी ही बैठ गई है। तो उसके लिए भी हमने कार्यदायी संस्थाओं को कहा है कि इसका आंकड़न बना के ले आइए ताकि हमारे हॉस्पिटलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। मंत्री जी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में या दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है, स्टाफ की कमी देखी जाती है और कई बार डॉक्टर्स भी इन दुर्गम क्षेत्रों में सर्विसेज देने के लिए थोड़ा आनाकानी करते हैं। इस समस्या को लेकर आप किस तरह से देखिए, आप देख रहे होंगे कि पहली बार उत्तराखंड राज्य में हमने भरपूर मात्रा में डॉक्टरों की नियुक्ति की है, एएनएमसी की है, फार्मासिस्टों की है, हम लोगों ने सीएचओ की है, हम लोगों ने नर्सिंग अधिकारियों की है, अभी लैब टेक्नीशियनों की भी की है। अब नीति से लेके और आपका जो उत्तरकाशी का आखिरी हॉस्पिटल है हमारा, कहाँ आप ये मान के चले आप कि सांकरी में भी डॉक्टर आ गया है, आपका त्यूने में भी डॉक्टर चले गए हैं, आपके उत्तरकाशी का जो हमारे दोनों धाम हैं वहाँ भी डॉक्टर चले गए हैं, केदारनाथ में भी डॉक्टर चले गए हैं, आप पिथौरागढ़ में आप देखेंगे धारचूला भी डॉक्टर पहुँच गए हैं, मुनस्यारी भी डॉक्टर पहुँच गए हैं। इस बार हमने प्रयास किया है कि हर जगह डॉक्टर पहुँच जाए और अभी हम 280 डॉक्टरों की और नियुक्ति करने जा रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि 3 या 4 महीने में हमारे राज्य में डॉक्टरों की कोई भी कमी अब नहीं रहेगी। मंत्री जी, आयुष्मान योजना की बात करें तो एक मील का पत्थर साबित हुई है पूरे देश में और देश के कई राज्यों में लोगों ने इसका लाभ उठाया है। क्या पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है? और देखिए, आप देख रहे होंगे कि अभी तक 16 लाख से ज़्यादा लोगों का हम निःशुल्क इलाज करा चुके हैं और ये एक ऐसी योजना है जो कि गरीब तबके के लिए एक वरदान सिद्ध है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग, लगभग 60 लाख लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं और 16 लाख लोगों का इलाज फ्री हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि हमने सरकारी हॉस्पिटलों में भी इलाज देते हैं लोगों को, प्राइवेट में भी इलाज देते हैं, एम्स में भी देते हैं और इस योजना से हमारा जो गरीब तबका है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत खुश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गरीबों के हित में काम कर रही है। जी, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जैसे आपने बात करी तो कई बार कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो आयुष्मान कार्ड देख के ही मरीज को सुविधा देने में थोड़ी सी आनाकानी करती है, इन पर किस तरह से नकेल कसी जा रही है? पहले तो आयुष्मान कार्ड के लिए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता, अगर मना करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो असर की अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे, तो इन रिपोर्ट्स को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे कि आज से 4 साल पहले उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में 27 और 28वें स्थान पे था। आज हमारा उत्तराखंड राज्य जो है 16वें स्थान पे आ गया है। अब टीचर्स की भी कमी नहीं है। अभी हम 2100 प्राइमरी के टीचरों को और भर्ती करने जा रहे हैं। हम लोग 1400 एलटी के टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। हम लोग 825 लेक्चरर्स की नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो टीचर्स की अब कमी नहीं है और पहली बार आप देख रहे होंगे कि बीआरपी सीआरपी में भी हमने 1500 लोगों की नियुक्ति कर चुके हैं। अभी हम 1 या 2 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में 2500 जो है चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को भी स्कूल में भर्ती करने जा रहे हैं। तो अभी तक वहाँ पे झाड़ू नहीं लग पाता था, कोई लोग स्कूलों में बड़ी दिक्कतें थी, लेकिन अब पहली बार हम 2500 लोगों को एक मुश्त जो है चतुर्थ श्रेणी में जो है नौकरी देने जा रहे हैं। जी, मंत्री जी, स्कूल ड्रॉप आउट रेशो की अगर बात करें तो देखा गया है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार कम हुआ है, क्या आप संतुष्ट हैं इस? और देखिए, देश का हमारा उन अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड शामिल हो गया जहाँ की ड्रॉप आउट जो है प्राइमरी एजुकेशन में 0 हो गया है। अब हमारे राज्य में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि अगर वो बच्चा घर पे है और स्कूल ना जाता हो, हर बच्चे को स्कूल भेजते हैं। हमने यहाँ तक कर दिया है कि कोई बच्चा अगर मानसिक रूप से दिक्कत है उसको, या वो विकलांग है, या वो स्कूल नहीं जा पाता है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने स्पेशल टीचर भी आप लगा दिए हैं और लगभग 272 टीचरों की नियुक्ति हमने कुछ की हो गई है और कुछ की और कर रहे हैं ताकि ऐसे बच्चों को घर में भी पढ़ाई जा सके।
मॉडर्न संस्कृत स्कूल्स जो आपके दौरान ही शुरू किए गए, ये किस तरह से एक नया आयाम देखिए, शिक्षा में हम बना है? हर जिले में एक एक संस्कृत गांव को जो है संस्कृत गांव घोषित किया हमने, और उसमें हर बच्चे से लेके बुजुर्ग जो है संस्कृत में अपनी बोलचाल की भाषा को संस्कृत बनाएगा। इसके लिए हमने वहाँ एक एक इंस्ट्रक्टर भी लगा दिए हैं, और मुझे आशा और विश्वास है कि लोगों का रुझान संस्कृत के प्रति बढ़ भी रहा है, और हम संस्कृत के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। जी मंत्री जी, डिजिटलाइजेशन का दौर है और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी लागू किया जाना चाहिए। क्या सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा देखिए, रहा है? हमारी जितनी भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, हर जगह हम स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, ई लाइब्रेरी बना रहे हैं, हर स्कूल को कंप्यूटर दे रहे हैं, हर स्कूल को फर्नीचर हम लोग दे रहे हैं, हर स्कूल को टीचर हम दे रहे हैं, हर स्कूलों में जो है हम देख रहे होंगे आपके पुस्तकालय दे रहे हैं। और अभी हम लोग व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी लगभग 500 स्कूलों में चला रहे हैं, ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ जो है अपनी नौकरी की भी तैयारी कर सके। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि पहली बार हमने उत्तराखंड राज्य में शिक्षा की बात को भी प्रारंभ कर दिया है। हमारे 1300 स्कूलों में वर्चुअल क्लासें भी शुरू हो गई हैं। अब अगर टीचर की कमी होगी तो वर्चुअल क्लास से भी जो है, यहाँ से भी जो है टीचर की कमी दूर की जा सकती है। मंत्री जी, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग या फिर कोई नई योजनाओं पर आप देखिए, काम कर रहे हैं हम भविष्य 3-4 नए प्रयोग कर रहे हैं। पहला प्रयोग ये कर रहे हैं हम कि हमारे राज्य में जो बच्चे लावारिस बच्चे हैं, घुमंतु बच्चे हैं, जिनका कोई जो है बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, ऐसे बच्चों के लिए हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे 17 हॉस्टल बना दिए हैं, और लगभग 1400 से ज़्यादा बच्चे उन हॉस्टलों में रह रहे हैं। अब उन बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई पूरी सरकार करेगी। पहला प्रयोग हमें कर रहे हैं। दूसरा प्रयोग अभी हमें कर रहे हैं, बड़ा प्रयोग है, कि अब हम अपने जितने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज हैं वहाँ पे ई विद्या कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और उसमें 5 चैनलों से बच्चा जो है फ्री में पढ़ाई कर सकता है। वो टीवी के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, वो घर में भी टीवी लगा सकता है, स्कूल में भी हम टीवी दे रहे हैं, ताकि अगर कहीं सिलेबस की कमी हो या कहीं टीचर्स की कमी हो तो टीवी के माध्यम से भी बच्चा पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग हमें कर रहे हैं, बड़ा काम जो कर रहे हैं, अभी तक हम बच्चों को जूते फ्री देते हैं, कपड़े फ्री देते हैं, बैग फ्री देते हैं, हम बच्चों को किताबें फ्री देते हैं। इस साल से बच्चों को कॉपियाँ भी फ्री दे रहे हैं, और जो लड़की 9th में जाती है उसको साइकिल भी फ्री दे रहे हैं। जो बच्चे टॉपर हैं उनको पूरे भारत दर्शन के लिए 1000 बच्चों को इस बार हम पूरे भारत दर्शन में भी ले जा रहे हैं। आज ही हमने लगभग 200 बच्चे जो टॉपर बच्चे हैं उनको सम्मानित करके आ रहा हूँ। किसी बच्चे को हम 11,000 रुपये देते हैं, किसी बच्चे को 21,000 रुपये देते हैं, एक एक ट्रॉफी भी देते हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी में इस कार्यक्रम में होके आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता में नई नई योजना लागू जो की जा रही है उनके बारे में अपने विचार सामने रखे। इंटरव्यू अगर आपको पसंद आया तो जरूर इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।